Hello dear students, welcome to our YouTube channel Medico Nursing Classes. Today we are going to discuss about and we are going to talk about vital sign. आज हम vital sign के बारे में बात करते हैं. आज हम एक नया चैप्टर नई यूनिट शुरू करते हैं vital sign. ठीक है, तो vital sign से रिलेटेड जो भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की जो भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो भी वाइटल साइन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उन सारे MCQs को, उन सारे चैप्टर को, उन सारे की पॉइंट्स को, हम नर्सिंग की पॉइंट्स को, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम फुल्ली डिटेल स्टडी करते हैं. ठीक है, तो वाइटल साइन है, तो वाइटल साइन क्या होते हैं बात करें. पहला सवाल ये होता है कि वाइटल साइन क्या होते हैं. वाइटल साइन है वो इंपॉर्टेंट साइन होते हैं जो क्या होते हैं हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स है, हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स है उनसे उनसे लिए जाते हैं. तो वाइटल साइन की अगर हम बात करें तो वाइटल साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन होते हैं या इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं. वाइटल साइन क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है. ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल हेल्थ स्टेटस है उसके बारे में हमें पूरा पूरा एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करते हैं कि बॉडी का हेल्थ स्टेटस है वो क्या चल रहा है. अगर बॉडी में कोई भी डिजीज कंडीशन होगी तो सबसे पहले वाइटल साइन के अंदर चेंजेस आपको दिखाई देंगे. सबसे पहले आपको वाइटल साइन जो चेंजेस होंगे वो सारे चेंजेस आपको वाइटल साइन के अंदर दिखाई देंगे. तो वाइटल साइन क्या है, तो वाइटल साइन को वाइटल साइन क्यों बोलते हैं. फ्री वाइटल साइन, तो वाइटल साइन की बात करें तो वाइटल साइन को वाइटल साइन क्यों बोला जाता है. तो वाइटल साइन को वाइटल साइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या क्या किए जाते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम वाइटल ऑर्गन, ऑब्टेन फ्रॉम द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी से ये सारे लिए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, वाइटल साइन बोला जाता है. या वाइटल ऑर्गन्स के लिए ये जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए जो रिक्वायर्ड फिजियोलॉजिकल ऑर्गन्स हैं उन सारे ऑर्गन से इसको क्या किया जाता है, ये वाइटल साइन ऑब्टेन किए जाते हैं. और वहाँ से वाइटल साइन ऑब्टेन करके हम बॉडी की फिजियोलॉजिकल स्टेटस के बारे में डिस्कस या स्टडी या कोई भी आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ पेशेंट की जो कंडीशन है वो नॉर्मल है या फिर नॉर्मल से डेविएटेड हो चुके हैं. तो वाइटल ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो ये वाइटल ऑर्गन से लिए जाते हैं ना. वाइटल ऑर्गन्स की आप बात करोगे तो देखो सबसे पहले हार्ट, तो हार्ट से आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, पल्स. हार्ट के साथ फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम. और सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर आप बात करो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्लड प्रेशर. ये दोनों वाइटल साइन आपस में जुड़े हुए हैं. ठीक है, नॉर्मली पल्स और बीपी रिलेटेड टू हार्ट, रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम है, वही इंडिकेट करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम की क्या कंडीशन है, क्या वहाँ पर कोई डेविएशन तो नॉर्मल से ज़्यादा, नॉर्मल से कम डेविएशन तो नहीं है. ठीक है, उसके बाद आते हैं लंग्स. तो लंग्स से हम लेते हैं रेस्पिरेशन, और उसके बाद हम लेते हैं टेम्परेचर. और लीवर, हमारा जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो होता है लीवर. ठीक है, लीवर से लिया जाता है टेम्परेचर. अब टेम्परेचर लीवर से कैसे लिया जाता है, क्योंकि लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा मेटाबॉलिक ऑर्गन है जिसका मेटाबॉलिज्म मतलब जो सबसे बड़ा मेटाबॉलिज्म का काम करता है वो हमारी बॉडी के अंदर कौन करता है, लीवर करता है. तो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू एनर्जी मिलती है, एनर्जी से क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर होता है. ये तो हमारे मोस्ट कॉमन जो पुराने टाइम से चलते हुए आ रहे वाइटल साइन है. ठीक है, चलते हुए आ रहे हैं वही वाइटल साइन है. इसके साथ साथ कुछ वाइटल साइंस और ऐड किए गए हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, जो कि अभी रिसेंटली ऐड किए गए हैं. रिसेंट एग्जामिनेशन में अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी एक वाइटल साइन का पार्ट है, जैसे ऑक्सीजन सैचुरेशन है, पेन है. ठीक है, ये सारे वाइटल साइन के अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं वाइटल साइन है. तो वाइटल साइन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, टेम्परेचर है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, ब्लड प्रेशर है, अभी मैंने बताया ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड पेन. ये क्या है, ये हैं हमारे वाइटल साइन. ये जो अंडरलाइन हाईलाइट कर रहा हूँ वो सारे क्या हैं, बॉडी के वाइटल साइन है. और इनको वाइटल साइन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये हमारे वाइटल ऑर्गन से लिए जाते हैं. वाइटल ऑर्गन्स से ये क्या किए जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं. वाइटल ऑर्गन से ऑब्टेन करने का हमारा मेन पर्पज़ यही रहता है कि हम बॉडी के हेल्थ स्टेटस के बारे में पता कर सकें. ठीक है, तो अब एडवांटेज क्या है कि भाई वाइटल साइन को चेक करने की एडवांटेज क्या है. ठीक है, तो वाइटल साइन को चेक करने की एडवांटेज ये है कि ये हमें बेस लाइन डाटा प्रोवाइड करते हैं.
पेशेंट के हेल्थ स्टेटस के बारे में हमें क्या कर देते हैं, एक बेस लाइन डाटा प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई पेशेंट का हेल्थ स्टेटस है वो कैसा रहता है या कैसा है, उसके बारे में बेस लाइन डाटा प्रोवाइड कर देते हैं। साथ के साथ क्या होता है, कोई भी डिजीज कंडीशन होती है, साथ के साथ क्या होता है, कोई भी डिजीज कंडीशन होती है, अगर उस पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन की वजह से उस वाइटल साइन के अंदर कोई चेंजेज हो रहे हैं उनके बारे में भी हमें पता रहता है। ठीक है, नॉर्मली अगर हम बात करें, ठीक है, नॉर्मली हम बात करें ब्लड प्रेशर की, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, ये नॉर्मल है। अब मान लीजिए इससे ज़्यादा और इससे अगर कम होता है, जैसे मान लीजिए 100 से कम हो जाता है, 100 से कम हो जाता है आपका सिस्टोलिक, तो वो हाइपोटेंशन के अंदर कंसिडर कर लिया जाएगा। और अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 140 के बाहर चला जाता है तो वो हो जाएगा आपका हाइपरटेंशन, HTN में इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वाइटल साइन के अगर हमें पता है तो हम कम और ज़्यादा वाली जो कंडीशंस हैं उनके अंदर, मतलब ये क्या है, डेविएशन अबनॉर्मल कंडीशंस है। ठीक है, अबनॉर्मल कंडीशन का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पर कि अगर मान लीजिए बीपी अगर 140 के बाहर जा रहा है तो वो एक हाइपरटेंशन है। ठीक है, तो हमें एक हाइपरटेंशन के लिए जो भी नर्सिंग इंटरवेंशन है वो सारे करने पड़ेंगे। बीपी अगर बहुत ज़्यादा लो जा रहा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 100 mm ऑफ Hg से कम जा रहा है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट है वो क्या है, आपका हाइपोटेंशन के अंदर है, तो उसके लिए हमें नर्सिंग इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के यही कहना है कि वाइटल साइन से हमें क्या पता चल रहा है, पेशेंट की बॉडी के हेल्थ स्टेटस के बारे में, और अगर उस हेल्थ स्टेटस के अंदर अगर कोई चेंजेज हुए हैं, कोई भी, चाहे वो ज़्यादा हुआ होगा, चाहे वो कम हुआ होगा, चाहे वो हाइपर में गया होगा, चाहे वो हाइपो में गया होगा, उनके बारे में हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये बता देते हैं। दूसरा क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है, इस पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि नर्स को क्या करना है, वाइटल साइन चेक करने, हमारी प्रायर रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एज ए नर्सिंग ऑफिसर की, हमें पेशेंट के वाइटल ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है उसको हमें रेगुलर इंटरवल के ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, वाइटल साइन चेक करने, साथ के साथ उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है, पेशेंट की फाइल के अंदर हमें उन क्या करना है, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट करने के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि क्या वाइटल साइन हमें कोई इंडिकेशन दे रहे हैं, क्या वाइटल साइन ऐसा बता रहे हैं कि भाई पेशेंट की हेल्थ स्टेटस है वो धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई भी अबनॉर्मल रीडिंग मिले, अगर आपको कोई भी अबनॉर्मल रीडिंग मिले एज ए नर्सिंग ऑफिसर, जब आप वार्ड में ड्यूटी कर रहे हो, जहाँ भी आप अपने हेल्थ इंस्टीट्यूट के अंदर जब भी आप ड्यूटी कर रहे हो और अगर आप पेशेंट का वाइटल साइन चेक करते हो, ठीक है, तो प्रायर रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले आप उन वाइटल साइन को डॉक्यूमेंट करो, डॉक्यूमेंट करके अगर उनमें कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं है तो डॉक्यूमेंट कर दो। ठीक है, और अगर उनके अंदर कोई भी अबनॉर्मेलिटी है, चाहे वो हाइपर में होंगे चाहे वो हाइपो में होंगे, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, इमीडिएटली हमें क्या करना है, जो भी कंसर्न डॉक्टर है, जिस भी डॉक्टर का वो पेशेंट है या जिस भी डॉक्टर के अंडर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उससे हमें इमीडिएटली हमें क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, ताकि उस कंडीशन को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई इंटरवेंशन है वो प्लान किए जा सकें। तो हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना वाइटल साइन को, साथ के साथ अगर कोई अबनॉर्मल सिचुएशन हमें सीन हो रही है तो सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट का जो कंसर्न डॉक्टर है उसे हमें इन्फॉर्म करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वैसे वाइटल साइन है एज ए नर्सिंग की कोर्स के अंदर हम बात करें तो सबसे ईजी टॉपिक भी है, साथ के साथ कॉम्प्लिकेटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये इजी टॉपिक है, इसीलिए हम थोड़ा सा स्पीड से चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वाइटल साइन आर मेजर, कि भाई वाइटल साइन है कब चेक किए जाते हैं, वाइटल साइन कब कब चेक किए जाते हैं, पेशेंट जब आपके पास आ रहा है तो उस समय करोगे। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन है या किस किस कंडीशन के अंदर कौन कौन से टाइम पे वाइटल साइन से उनको चेक किया जाता है, तो वो सारा हमें क्या करना है, देखना है। तो फर्स्ट वन हमें बताया गया है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब भी पेशेंट फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में एडमिट होता है हमारे पास, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका फिजिकल असेसमेंट करते हैं। फिजिकल असेसमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, बीपी वगैरह चेक करते हैं। ठीक है, जब भी वाइटल साइन एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो वाइटल साइन की बात करें, सबसे पहले एक सवाल होता है कि वाइटल साइन कौन कौन से हैं, तो वाइटल साइन की बात करें, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सेचुरेशन और पेन, ये सारे क्या हैं, वाइटल साइन है। जब भी पेशेंट हमारे पास फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है उस समय हमें क्या करना है, मतलब ओपीडी के अंदर ही हमें पेशेंट के ये सारे टेस्ट कर लेने हैं, टेम्परेचर चेक कर लेना है, टीपीआर एंड बीपी
साथ ही साथ ऑक्सीजन सेचुरेशन और पेन के बारे में हमें पूछ लेना है पेशेंट से। साथ नेक्स्ट हम कब करेंगे, वाइटल साइन कब चेक करेंगे, ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन, जब हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। जब पेशेंट वार्ड में आ जाता है उसके बाद हम उसके फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तो उस सिचुएशन के अंदर भी क्या है, हमें वाइटल साइन पेशेंट के चेक करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी कोई इन्वेसिव प्रोसीजर हो रहा है, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव दो वर्ड्स होते हैं, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव, ठीक है। तो इन्वेसिव का मतलब है कि आप बॉडी के टिश्यूज को डैमेज करते हुए या फिर टिश्यूज के थ्रू आप बॉडी के अंदर एंट्री कर रहे हो, जैसे कि बायोप्सी है, FNAC, ठीक है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें क्या किया जाता है, बायोप्सी में क्या किया जाता है, टुकड़ा लिया जाता है। तो आपने क्या किया, बॉडी को ये एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज करके आपने टुकड़ा निकाला, टुकड़ा निकाल करके आपने क्या किया, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा। तो वो क्या है कि इन्वेसिव प्रोसीजर है, ठीक है, क्योंकि आपने पेशेंट की स्किन को डैमेज कर दिया है, ठीक है। चाहे वो एक पर्पज था आपका कि आप क्या कर रहे हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए कर रहे हो। दूसरा आपने FNAC में क्या किया जाता है, स्टूडेंट्स एक नीडल होती है, उस नीडल को जो भी पर्टिकुलर आपका ट्यूमर है, जो भी जहाँ से भी आपको सैंपल लेना है, साइटोलॉजी के लिए सैंपल लेना है, वहाँ पर आपको इंसर्ट करना है और एस्पिरेट करना है। तो उसमें क्या होता है, नॉर्मल जो सेल्स होती है वो सेल्स उसके अंदर आ जाती हैं। तो ये भी क्या है, एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। तो यहाँ पर मेरा बताने का पर्पज यही है कि इन्वेसिव प्रोसीजर और नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर की बात करो, नॉर्मली इसमें हम बात करें तो ब्लड सैंपलिंग भी एक इन्वेसिव है, ब्लड सैंपलिंग भी एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, ठीक है। तो ब्लड सैंपलिंग के अंदर भी इन्वेसिव है। नॉन इन्वेसिव की अगर आप बात करो तो BP चेक कर लो, एक्सरे कर लो, ठीक है, USG कर लो। ये सारे क्या है, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं। इनके अंदर कोई डैमेज नहीं कर रहे हो आप बॉडी को, ठीक है। आप बाहर से एग्जामिन कर रहे हो इनके अंदर, ठीक है। एक्सरे के अंदर आप एक एक्सरे रेज के थ्रू आप एग्जामिन करोगे, एक्सरे के थ्रू फिल्म बना करके उसको करोगे। USG के अंदर आप नॉर्मली अपने डॉपलर है उसको चला करके करोगे, ठीक है, ट्रांसड्यूसर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये है इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव। तो जब भी किसी पेशेंट का आप इन्वेसिव प्रोसीजर कर रहे हो, तो उस टाइम हमें क्या करना है, वाइटल साइन चेक करने हैं, ठीक है। वाइटल साइन चेक करने क्यों करने हैं, क्योंकि ये जो इन्वेसिव प्रोसीजर आप कर रहे हो सकता है उसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या मिले आपको, चेंजेज इन वाइटल ऑर्गन स्टिमुलेट होते हैं, स्टिमुलेट होंगे और स्टिमुलेट होकर के क्या करेंगे, चेंजेज इन फंक्शनिंग, और वो अपनी फंक्शनिंग में कोई ना कोई चेंज करेंगे, ठीक है। जब भी जैसे मान लीजिए हमें पेन होता है तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, मैं भी बताऊंगा, सारा एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो ये क्या था, जैसे ही आपने कोई इन्वेसिव प्रोसीजर में पता लग गया कि मेरी सर्जरी होनी है, मुझे तो इंसिजन लगेगा, इंसिजन के बाद टाँके लगेंगे, बहुत दर्द होगा, ये सारा जब हमें पता लगता है ना, तो इससे क्या होता है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी जो नॉर्मल रेंज है उनके अंदर चेंजेज आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अपन काफ़ी ज़्यादा एप्रीहेंसिव हो जाते हैं, एंजाइटी फील करने लगते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं उस बात का, ठीक है। तो जब भी आप किसी पेशेंट का कोई भी इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव टेस्ट कर रहे हो, तो सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है, वाइटल साइन चेक करने हैं, ठीक है। साथ के साथ कोई भी मेडिकेशन आप जब एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है, वाइटल साइन चेक करना है। मेडिकेशन ड्यूरिंग द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, डिगोक्सिन। डिगोक्सिन की बात करें कि डिगोक्सिन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो डिगोक्सिन से देने से पहले हमें क्या चेक करनी है, पल्स रेट। हमें क्या चेक करनी है, पल्स रेट। और पल्स रेट कितनी होनी चाहिए, अगर पल्स रेट 60 से नीचे है तो हमें स्टॉप और नॉट एडमिनिस्टर डिजॉक्सिन को हमें क्या नहीं करना है, एडमिनिस्टर नहीं करना है, क्योंकि ये क्या करती है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है, हार्ट रेट को नहीं इंक्रीज करेगी। तो इस सिचुएशन के अंदर हार्ट अटैक आने के या कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है, वाइटल साइन चेक करना है। अगर आप कोई भी मेडिकेशन दे रहे हो, तो सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है, वाइटल साइन चेक करने, ताकि उस मेडिकेशन की वजह से कोई वाइटल साइन पे इम्पैक्ट तो नहीं हुआ है ना।
वो हमें पता लग सके। साथ के साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब भी आप किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने जा रहे हो तो पहले, ड्यूरिंग और आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें क्या करना है, पेशेंट के वाइटल साइन है वो चेक करने हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी आप किसी पेशेंट के पास जाओगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए तो उसमें सबसे पहले जाते ही आप क्या करोगे, वाइटल साइन लोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करके वाइटल साइन चेक करोगे। वाइटल साइन से ही हमें पता लगेगा कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को फीवर है तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, वी डू नॉट एडमिनिस्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर इन केस ऑफ फीवर, फीवर है पेशेंट को, वी डू नॉट एडमिनिस्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें एडमिनिस्टर नहीं करना है, ये हमने पढ़ चुके हैं जब हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की यूनिट है वो पढ़ी थी उस समय। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब भी आप पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने जा रहे हो तो सबसे पहले, ड्यूरिंग और बाद में हमें क्या करना है, पेशेंट के वाइटल साइंस है वो चेक करने हैं। ठीक है, बिफोर, ताकि हमें ये पता लग जाए कि पेशेंट के वाइटल साइन है वो नॉर्मल रेंज में है कि नहीं है, साथ ही साथ पेशेंट को फीवर है कि नहीं है। तो अगर मान लीजिए फीवर है तो नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ड्यूरिंग में हमने ये बोला था, ड्यूरिंग बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हमने बोला था कि फर्स्ट 15 मिनट हमें क्या करना है, आराम से एकदम स्लो रेट से हमें क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, बहुत ही स्लो रेट से हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। ठीक है, तो उस दौरान हम देख लेंगे कि वाइटल साइन चेक करेंगे, वाइटल साइन उस दौरान मतलब ब्लड ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम क्या करेंगे, वाइटल साइन चेक करेंगे, और वाइटल साइन चेक करके देखेंगे पेशेंट के वाइटल ऑर्गन्स के अंदर जैसे ही थोड़ा बहुत ब्लड एडमिनिस्टर हुआ है तो उस ब्लड के एडमिनिस्ट्रेशन से कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन तो नहीं हो रही। ठीक है, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है तो उनकी वजह से भी मान लीजिए अगर ये कोई रिएक्शन हो रही है तो उस सिचुएशन के अंदर क्या हो सकता है कि हमें क्या मिलेंगे, वाइटल साइन के अंदर क्या मिलने शुरू हो जाएंगे, चेंजेज मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें देखना है, और साथ के साथ हम क्या करेंगे, जब भी ब्लड को स्टॉप करेंगे तो उस टाइम पे भी हमें क्या करना है, पेशेंट के वाइटल साइन चेक करने, ताकि हमें ये पता लग सके कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से पेशेंट की बॉडी के अंदर, पेशेंट के वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शन में कोई चेंजेस तो नहीं आए ना। ठीक है, तो ये है कि हमें कब कब हमें वाइटल साइंस है वो चेक करने चाहिए। साथ के साथ एक और इम्पोर्टेंट है, वो है फीवर और इन्फेक्शन की। फीवर और इन्फेक्शन के अंदर हमें वाइटल साइन चेक करने होते हैं। क्यों? क्योंकि फीवर के अंदर क्या होता है, नॉर्मली स्टूडेंट्स ब्लड जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, BMR है, वो इंक्रीज हो जाती है, तो उस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलते हैं। टेम्परेचर आपको एलिवेटेड मिलेगा, हार्ट रेट आपको ज़्यादा मिलेगी, BP आपको कम मिलेगा, तो ये सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो और अगर कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन में क्या होगा, पेन भी हो सकता है, फीवर भी हो सकती है। ठीक है, तो सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है, वाइटल साइन चेक करने, और वाइटल साइन चेक करके हमें ये पता लगाना है कि भाई पेशेंट की बॉडी के अंदर कोई वाइटल ऑर्गन्स में फंक्शनिंग में क्या चेंजेज आए हैं, और उन चेंजेज को हमें क्या करना है, मैनेज करना है। तो ये है हमारा कि वाइटल साइन कब कब चेक किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम एक एक वाइटल साइन को डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर की बात करते हैं। तो फर्स्ट वन हम स्टडी करते हैं। नॉर्मली हमने देख लिया कि वाइटल साइन कौन कौन से थे, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन और पेन। ये छह वाइटल साइन थे। इन 6 वाइटल साइन को हम डिटेल के साथ आराम से स्टडी करेंगे कि कौन सा कैसे क्या काम करता है, सारे फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स उनको अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन हमारा है टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर की अगर आप बात करो तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, वो होता है हमारा 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, और 36 डिग्री सेल्सियस से लेके 37.2 डिग्री सेल्सियस तक, ये हमारा बॉडी टेम्परेचर है। ठीक है, थोड़े समय पहले की बात करें तो हमें नॉर्मली यही बताया जाता था ये भाई 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा क्या होता है, टेम्परेचर। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ें कांस्टेंट नहीं होती हैं, कोई भी चीज़ें कांस्टेंट नहीं होती कि हाँ ये 5 ही होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप कुछ भी देख लो, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल देखो, आपको एक रेंज में मिलेंगे, तो टेम्परेचर भी आपको एक रेंज में मिलेगा। उस रेंज को आपने एक डिसाइड किया हुआ है कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, नॉर्मल है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट है से लेकर के 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अगर है, तो सिचुएशन के अंदर वो कंसिडर किया जाएगा नॉर्मल के अंदर। ठीक है,
ये ध्यान रखिएगा। पुरानी जो बुक्स हैं उनके अंदर लिखा हुआ है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और अगर मान लीजिए 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 37.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो वो एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के अंदर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक MCQ आ सकता है कि नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है। अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कई बार क्या होता है जो भी पेपर बनाने वाले होते हैं वो पेपर को पूरा बैलेंस करने के लिए कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ अप्लाइड क्वेश्चन, कुछ हार्ड क्वेश्चन, कुछ सिंपल क्वेश्चन, कुछ वन लाइनर देते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस वाले मल्टीपल लाइनर्स देते हैं। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, सेलेक्ट ऑल अप्लाई वाले देते हैं। तो उन सारी चीज़ों को मिला करके एक पेपर बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल वन लाइनर क्वेश्चन ही डाल दे। तो अगर वन लाइनर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा वन लाइनर क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी का रेंज ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करें। रेंज ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, रेंज ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, रेंज ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की अगर आप बात करोगे तो 36 डिग्री सेल्सियस टू 37.2 डिग्री सेल्सियस ये क्या है, नॉर्मल है। साथ के साथ अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या है, नॉर्मल है। तो ये क्या है, एक हमारे बॉडी टेम्परेचर की क्या हो गई है, रेंज हो गई है, जो कि एक नॉर्मल रेंज के अंदर कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब भी किसी इंडिविजुअल को फीवर होती है तो उसकी जो फेशियल अपीयरेंस है वो कैसे आपको देखने को मिली। नॉर्मल क्वेश्चन है, रोज़ हम देखते हैं हमारे आसपास के जो जब भी हमारे घर में हो चाहे हमें खुद को, तो हमें वो सारी जो अपीयरेंस है वो हमें भी ये दिखाई देती है, ठीक है। तो स्टूडेंट जब भी किसी इंडिविजुअल को फीवर होती है तो उस सिचुएशन में आप ये देखोगे कि उसकी जो भी इंडिविजुअल है उसका बॉडी टेम्परेचर है वो क्या मिलेगा, आपको इंक्रीज मिलेगा। बॉडी टेम्परेचर आपको इंक्रीज मिलेगा जैसे आप उसको टच करोगे, फील वार्म टू टच, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल को कैसे पता लगेगा, उसको ठंड लगने लग जाएगी। अगर उसकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसको क्या होगी, ठंड लगने लग जाती है। साथ के साथ जैसे ही हम सामने वाले को टच करेंगे, इंडिविजुअल किसी भी इंडिविजुअल को फीवर है उसको अगर हम टच करते हैं तो सिचुएशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि जैसे ही हम उसको टच करेंगे तो हमें लगेगा वो बहुत ही ज़्यादा वार्म, कि भाई बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है। फीवरिश, उसको एकदम ऐसा लगेगा जो बुखार हो रखी हो, ठीक है। फीलिंग आएगी उसको कि हाँ मुझे बुखार हो रखा है। साथ के साथ फ्लश्ड फेस, उसका पूरा फेस है वो पूरा रेडनेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। साथ के साथ ग्लासी आईज है, आंखों से उसको पानी आने लग जाएगा, उसकी आंखें वो ऐसे थोड़ी क्या बोलते हैं वाटरी आपको दिखाई देंगी, चिल्स, उसको ठंड लगेगी, उसको शिवरिंग हो सकती है। तो ये है हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने के ऊपर जो भी हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो सारे हैं। ये नॉर्मली हम अपने घर में भी फील कर सकते हैं, या इंडिविजुअल जब खुद को फीवर होती है तो सिचुएशन के अंदर भी हम ये सारी चीज़ें फील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि टेम्परेचर मेजरमेंट साइट, की टेम्परेचर मेजरमेंट की साइट कौन कौन सी होती है। टेम्परेचर मेजरमेंट की साइट है जो मोस्ट कॉमन टेम्परेचर मेजरमेंट की साइट है, ठीक है, वो कौन कौन सी है। माउथ, ओरल टेम्परेचर लिया जाता है, ठीक है। नॉर्मली सबलिंगुअल, थर्मामीटर को सबलिंगुअल रखा जाता है। रेक्टम, ठीक है, रेक्टम के थ्रू टेम्परेचर चेक किया जाता है। ईयर में किया जाता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का किया जाता है। अक्रॉस द फॉरहेड, अक्रॉस द फॉरहेड में बोल सकते हैं टेम्पोरल आर्टरी, टेम्पोरल आर्टरी से भी टेम्परेचर चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन रूट्स हैं जहाँ से हम क्या करते हैं बॉडी टेम्परेचर को चेक करते हैं। माउथ है, रेक्टम है, ईयर है, अक्रॉस द फॉरहेड है, ठीक है। रेक्टम से दिया जाता है उसको बोलते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर, कोर बॉडी टेम्परेचर उसको बोला जाता है। सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट बॉडी टेम्परेचर। मोस्ट एक्यूरेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये डीप टिश्यूज से लिया गया है, ठीक है। ये टेम्परेचर डीप टिश्यूज से लिया गया है बॉडी की। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये भी मोस्ट एक्यूरेट ही माना जाता है, ठीक है। तो ये सारे हैं कि कहाँ कहाँ से टेम्परेचर है वो लिया जाता है। तो फर्स्ट वन है हमारी बात करें तो माउथ है, माउथ के बाद अगर हम बात करें तो रेक्टम है, रेक्टम के बाद बात करें तो ईयर से लिया जा सकता है। ईयर में हमने लिखा है कि भाई टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बाद से लिया जा सकता है। अक्रॉस द फोरहेड की बात करें टेम्पोरल आर्टरी से लिया जा सकता है।
तो ये सारी साइटें क्या हैं, टेम्परेचर की हैं, कि यहाँ से हमारी बॉडी में इन सारी साइट से क्या किया जाता है, वाइटल साइन के दौरान बॉडी टेम्परेचर या टेम्परेचर है वो चेक किया जाता है। मोस्ट कॉमनली हम क्या करते हैं, ओरल रूट और एक्जिला, एक होता है एक्जिला, एक्जिला से भी बॉडी टेम्परेचर है वो लिया जाता है। ठीक है, एक्जिला से भी बॉडी टेम्परेचर लिया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि रेक्टल जो टेम्परेचर होता है, रेक्टल टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0.5 डिग्री सेल्सियस हायर होता है बजाय ओरल कैविटी के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई ओरल कैविटी के अंदर अगर रेक्टल के अंदर अगर हम बात करें कि अगर रेक्टल टेम्परेचर होगा वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होगा ओरल टेम्परेचर से। ठीक है, अगर ओरल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बता रहा है तो आपका रेक्टल टेम्परेचर आपको बताएगा 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही बताएगा। तो इसलिए वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और 0.5 डिग्री सेल्सियस वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हो कि 0.5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सवाल आया था एम्स भोपाल 2016 और 17 के अंदर जो एग्ज़ाम लगा था उसके अंदर ये सवाल आया था कि ये कितना होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू कितना डिग्री सेल्सियस होता है। ये एक नॉर्मल सा सवाल है लेकिन कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। ठीक है, एक्सिलरी टेम्परेचर एंड टिम्पेनिक टेम्परेचर है वो क्या होते हैं, लोअर होते हैं, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर होते हैं देन द नॉर्मल ओरल टेम्परेचर। ठीक है, तो अब देखिए एक्सिलरी टेम्परेचर है और टिम्पेनिक टेम्परेचर है वो क्या होते हैं, लोअर होते हैं। ठीक है, लोअर होने की बात है तो देखो अगर ओरल टेम्परेचर है उसको क्या माना गया, आइडियल मान लिया, मतलब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मान लेता हूँ मैं, एक्यूरेट मान रहा हूँ एक बार। ठीक है, रेंज नहीं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप रेक्टल टेम्परेचर की आप बात करोगे तो वो होगा आपका 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, मोर है, इंक्रीज है, ज़्यादा मिलेगा आपको 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मोर। और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि एक्सिलरी टेम्परेचर और टिम्पेनिक एक्सिलरी टेम्परेचर और टिम्पेनिक टेम्परेचर है, ये दोनों टेम्परेचर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर होते हैं देन द ओरल टेम्परेचर। ओरल टेम्परेचर से ये क्या होते हैं, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर होते हैं। एक्सिलरी टेम्परेचर कम होगा, साथ के साथ मतलब एक्सिलरी टेम्परेचर और टिम्पेनिक टेम्परेचर अगर आप चेक कर रहे हो तो 98 पॉइंट ओरल का है तो ये कितने मिलेंगे अपने को, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही मिलेंगे। कौन कौन से, टिम्पेनिक टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है ओरल से, और एक्सिलरी टेम्परेचर है वो भी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कौन कौन सी साइट है, कौन कौन सी साइट से कैसे कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये पुराना एम्स भोपाल में आया हुआ क्वेश्चन है तो आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, टेम्परेचर कन्वर्जन फॉर्मूला,